गुड इवनिंग, नमस्कार एवरीवन। वुमेन विद विंग्स के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं आज की मॉडरेटर हूँ। मेरा नाम स्क्वाड्रन लीडर डिम्पल रावत है। मैं एचआर प्रोफेशनल हूँ। मैं बारको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड में डिप्टी जनरल मैनेजर एचआर के पद में कार्यरत हूँ। वुमेन विद विंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंस्पायर करता है, इनकरेज करता है एंड एम्पावर करता है वुमेन को। हर हफ्ते हम एक नई कहानी लेकर आपके पास आते हैं। एक अनोखी, यूनिक कहानी, एक वुमेन के चैलेंजेस की, सक्सेस की, उनके संघर्ष की। इसी श्रृंखला में आज हम फिर एक कहानी लेकर आपके पास आए हैं। आज की कहानी का शीर्षक है फांसी वाली रानी थी। हाँ जी, आज का हमारा ये एपिसोड समर्पित है निर्भया सिंह को, हमारी अपनी निर्भया ज्योति सिंह को। आज हमारे बीच में निर्भया की मम्मी आशा देवी जी हैं और वो इतनी बहादुर हैं, उनकी बहादुरी की हम आज पूरी संघर्ष की कहानी उनसे सुनेंगे। बहादुर माँ की बहादुर बेटी कहिए या बहादुर बेटी की बहादुर माँ कहिए। आशा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है वुमेन विद विंग्स के प्लेटफॉर्म। नमस्कार। नमस्कार। 16 दिसंबर 2012 की उस काली रात को कौन नहीं जानता। निर्भया गैंग रेप, इस घटना का असर कई महीनों, कई हफ्तों, कई सालों तक रहा, बल्कि आज भी रूह कांप जाती है जब हम उस घटना को याद करते हैं। इसकी बर्बरता ने न केवल हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का, बल्कि विदेशों में रहने वाले लोगों का भी कलेजा छलनी कर दिया। एक जर्नलिस्ट का इंटरव्यू हाल में ही मैंने देखा, जिन्होंने इस स्टोरी को कवर किया था। वे कहते हैं कि इस स्टोरी का, इस घटना का असर उन पे इतना गहरा हुआ कि उसने उन्हें अंदर तक झंझोड़ के रख दिया। वे कहते हैं कि 10 से 12 दिन वे जहाँ कहीं भी जाते, लोग उनसे सिर्फ एक ही सवाल करते, "वह कैसी है? वह बच तो जाएगी ना? ठीक तो हो जाएगी?" ऐसा लगता था मानो निर्भया हर घर की है, हर की करीबी है। ऐसा उन्होंने अपने करियर में पहले कभी नहीं देखा था। निर्भया तो बहादुर थी, अंतिम सांस तक लड़ी, मगर होनी को शायद ये मंजूर नहीं था कि वह अपने मुजरिमों को फांसी के तख्ते पे लटकते हुए देखती। जहाँ उसकी सांसें खत्म हुई, वहीं आशा जी का संघर्ष शुरू होता है। आइए जानते हैं आशा जी से उनके संघर्ष की पूरी कहानी। आशा जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अपनी बेटी को इस न्याय दिलाने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ा, जब पूरे भारत की जनता आपके साथ थी? जी, मैं सबको नमस्कार करती हूँ और आप सबको भी अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। हम 2012 की बात करते हैं। जब 2012 में घटना हुई और जो निर्भया के साथ जो भी क्राइम हुआ, निर्भया की जान चली गई। पूरे देश एक आवाज में खड़ा हुआ कि नहीं, इस क्राइम के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, निर्भया को इंसाफ मिलना चाहिए। और मुझे भी लगा कि शायद अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोगों को साथ जोड़ने से, लोगों को एक साथ देखने से मुझे बहुत हिम्मत मिली कि हमको कोई नहीं जानता है, निर्भया को कोई नहीं जानता है, लेकिन फिर भी सब लोगों ने देश विदेश में आवाज उठाई। तो मुझे भी लगा कि शायद अब चीजें बहुत ठीक हो जाएंगी। मैंने भी अपना जी जान से इस क्राइम के खिलाफ आवाज उठाई कि नहीं, मेरे बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, इन मुजरिमों को सजा मिलना चाहिए, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन शायद ऐसा हुआ नहीं। आप देख रहे हैं कि मैं इस केस को कंटिन्यू लड़ी। जज छुट्टी पे चले गए, कोर्ट की छुट्टियां पड़ गई, लेकिन हमारे हिसाब से हमारी एक भी छुट्टियां नहीं पड़ी। मैं इसको कंटिन्यू लड़ी। फिर भी देख रहे हैं कि 7.5 साल लग गए उनको सजा दिलाने। किस तरह से उनको सजा हुई, कितने बार फांसियां पोस्टपोन हुई। इस बीच में जैसे लगता था कि कहीं ना कहीं हमने ही गुनाह कर दिया है, इनके खिलाफ आवाज उठा के मैं ही मुजरिम बन गई।
लेकिन आप सबका, पूरे देश का सहयोग रहा। कोई साथ खड़ा रहा, कोई फोन से साथ दिया, मैंने जो जहां था वहां से साथ दिया। आज उसका परिणाम है कि उन 4 मुजरिमों को सजा मिली, जैसे उन्होंने किया था उनको वैसे सजा मिली, और निर्भया को इंसाफ मिला। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर हम इंस्पिरेशन की बात करें, तो जो महिला डीसीपी हैं, जिन्होंने केस की पैरवी करी, उनका कहना है, जब उनसे पूछा गया कि आपको इतनी इंस्पिरेशन इस केस को इतनी जल्दी क्लोज किया गया, कहाँ से मिली? वह कहती हैं कि वैसे तो उनके पड़ोसी, घर वाले, उनके फ्रेंड्स, रिलेटिव सब उन्हें फ़ोन करके कहते थे कि छोड़ना मत। परंतु वो कहती हैं कि सबसे बड़ी इंस्पिरेशन उन्हें जब वो निर्भया से पहली बार मिली, निर्भया की हालत बहुत नाजुक थी, वो आईसीयू में एडमिट थी, वो बोल भी नहीं पा रही थी। फिर भी उसने कहा कि मैडम आप मेरा केस लिख रही हैं, और उसने पूरी उस वारदात की रात की पूरी कहानी उन्हें सुना दी। वे कहती हैं उस बच्ची का कॉन्फिडेंस देखकर मतलब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, और उसका जो थॉट प्रोसेस था, इतना क्लियर थॉट्स उसके दिमाग में थे, वो सब देखकर उन्हें बहुत हैरानी भी हुई कि इतने दर्द में ये बच्चा इतना कुछ बोल रहा है। और जो उन्होंने जो उनको बोला कि मैडम प्लीज छोड़ना मत उनको, कहती है उन वर्ड से, उस एक सेंटेंस से मुझे पूरी इंस्पिरेशन मिली, और मैंने इस केस को इतनी जल्दी सॉल्व किया। सो आशा दी, आपको इतनी शक्ति, माँ की शक्ति थी कि नारी शक्ति थी, ये कहाँ से मिली? क्योंकि ये बहुत बड़ा था, इतनी लंबी लड़ाई थी, तो ये कहाँ से आपको शक्ति मिली? देखिए, ये तो मैं भी नहीं जानती थी कि कौन सी शक्ति थी, लेकिन मैं तो यही जानती हूँ कि मेरी मेरी शक्ति मेरी बेटी ही थी। क्योंकि जिस तरह से उनके साथ घटना हुई थी, जितनी उनको तकलीफ हुई थी, मैंने 12-14 दिन उनके साथ रहा, मैंने एक एक सांस टूटते हुए देखा, और उतनी तकलीफ थी, मैं रोती थी लेकिन उनकी आंखों में आंसू भर जाता था, लेकिन वो दिखाती नहीं थी कि नहीं मैं परेशान हूँ, बोलती थी मैं ठीक हो जाऊंगी। उल्ट उन्होंने मुझसे, क्योंकि मैं जैसे थी वैसे घर से चली गई थी, 16 को गई और मैं 30 को वापिस उनके सिंगापुर से उनके 100 के साथ आई। मैं बीच में घर नहीं आई। तो जब उनको होश आया 2-3 दिन बाद, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मम्मी आपने नहाया नहीं, बाल नहीं बनाया? तो मुझे अंदर ही अंदर इतनी तकलीफ हुई कि जो बच्चा मौत से जूझ रहा है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और मुझे पूछ रही हैं कि आपने खाना खाया, आपने नहाया नहीं। और उनकी जो तकलीफ थी, वो तकलीफ से हमें ताकत मिली कि कोई इंसान एक मासूम के साथ ऐसा कैसे कर सकता है और क्यों। मैंने उनके दुख से जो संघर्ष उनको देखा, संघर्ष करते 14 दिन देखा, मुझे उससे ताकत मिली। और जो तकलीफ थी उनकी, वो 14 दिन की तकलीफ मुझे 7 साल घर में सोने नहीं दिया। मुझे यही था कि मुझे पता था कि चाहे जो भी कुछ मैं करूंगी या होगा, ये मेरी बेटी वापस नहीं आएगी। लेकिन मैंने 7 साल, 7.5 साल निस्वार्थ आवाज इसलिए उठाई कि उन चारों को सजा मिले और हमारे बच्चियों के साथ ऐसा ना हो। लेकिन हमारी दुर्भाग्य है, हमारा समाज का दुर्भाग्य है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी हम आज भी कहीं ना कहीं हम वही खड़े हैं। लेकिन घटना जब होती है, पूरी दुनिया साथ हो जाती है। हमारे साथ भी थी, आज भी हैं। लेकिन जिसके परिवार में होता है, जिसके साथ होता है, उसके लिए उसकी पूरी लाइफ ही बहुत मुश्किल होती है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये था, वो जो मैडम थी, छाया मैडम थी, उनकी टीम ने ही
उनका टीम ही इतना सख्त थी कि जो जहां था उसको पकड़े। इस केस में उन लोगों ने जो तथ्य रखे, जो सबूत रखे, जितने धाराएं लगाई गई थी, सारी की सारी धाराएं माने मजबूती के साथ उन्होंने रखा और सारी प्रूफ हुई। और पुलिस की ही मेहनत थी, पुलिस की ही ईमानदारी का वो जो संघर्ष था, तो आज उनको सजा मिली। तो मैं देश के सारे पुलिस को, अपने दिल्ली पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और देश के पुलिस से ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से निर्भया के केस में दिल्ली पुलिस ने काम किया, अगर वैसे ही सारे बलात्कारियों के केस में ऐसा होगा तो एक बार बच्चियों के साथ ऐसा करने से जरूर वो सोचेंगे। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कहीं भी केस होता है तो थाने में ही केस में लापरवाही सामने आती है पुलिस की, कहीं रिपोर्ट नहीं होता, कहीं ठीक से उसकी जांच नहीं होती, जो कि मुजरिमों को फायदा होता है। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं कहती हूँ कि नहीं, आप सब लोग लड़िए, सब लोग खड़े होइए, इंसाफ मिलेगा। कहना आसान है लेकिन मैं तो जानती हूँ कि कितना मुश्किल है। लेकिन सबसे मुश्किल ये भी है कि अगर आपके साथ, आपके परिवार में किसी के साथ अगर ऐसा होता है तो अगर आप उसको चुपचाप सह के बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनको और बढ़ावा देते हैं कि आप और किसी के साथ कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल आपने ठीक बोला आशा जी। आशा जी, इतने लंबे समय तक संघर्ष किया, आरोपी आए दिन अपनी तरकीबें अपनाते थे कि फांसी ना हो। किसी ने तो ये तक कहा कि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि फांसी की क्या ज़रूरत है। ऐसे में कभी आपका भरोसा कानून से उठा? देखिए, मैं बहुत बार परेशान हुई। मुझे सवेरे निकलने का टाइम होता था कि मुझे इतने बजे जाना है, लेकिन मैं कब घर आऊंगी मुझे नहीं पता होता। मैं हर रोज अपने को तैयार करती थी कि नहीं, मुझे लड़ना है। शाम को आके सोचती थी कि अब क्या करूं। लेकिन जिस तरह से क्राइम हुआ था और जो हमारा संविधान है, जो हमारे संविधान में सजा है, तो मुझे कहीं ना कहीं विश्वास था कि अगर संविधान में सजा है तो इनको जरूर मिलेगी। क्योंकि निर्भया से के साथ जो बर्बरता हुई थी, तो वैसे उससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। तो अगर इनको इस केस में अगर इनको फांसी नहीं होगी तो फिर किस में होगी। तो मुझे कहीं ना कहीं जो दर्द था, बेटी का जो दर्द था, तो मुझे कहीं ना कहीं विश्वास था कि इनको सजा जरूर मिलेगी। आशा जी, हमारे दर्शक बहुत सारे कमेंट्स आपके लिए लिख रहे हैं। प्रतिभा राय, जो एक खुद जर्नलिस्ट हैं, वो लिख रही हैं कि आप माँ के नाम पे एक मिसाल हैं। प्रतिभा, थैंक यू सो मच। और बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, मैं बीच-बीच में इनको पढ़ती रहूँगी। अ, अगला मेरा सवाल आपसे है कि इस घटना में देश में जैसा गुस्सा उठा, पहले कभी नहीं देखा गया। संसद तक सड़क से लेके संसद तक लोग एक ही नारे लगा रहे थे, जस्टिस फॉर निर्भया, वी वांट जस्टिस। पूरी दुनिया इधर की उधर हो गई। कुछ लोगों ने इसमें थोड़े नेगेटिव रिमार्क्स भी दिए। लोगों ने कहा, नेगेटिव तो नहीं बोल सकते, उन्होंने अपनी समझ से जो भी कहा कि जैसे आपको उन्हें माफ करना चाहिए। आपने जो उनको किया वो काफ़ी सराहा गया। और इसमें जनता को छोड़ के आपको किस-किस ने सपोर्ट किया? जनता तो आपके साथ थी ही, अभी आपने जैसे कहा पुलिस ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। इसके अलावा किस-किस ने आपको सपोर्ट किया आशा जी? देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट था पुलिस और जनता। जनता से और पुलिस से हमें पूरा सपोर्ट मिला। मुझे मेरे केस 7 साल चला, लेकिन पुलिस वाले अलग अलग जगह पे पोस्टेड हो गए। लेकिन जब भी हेयरिंग लगती थी, जब भी कोर्ट लगता था, तो जिसका जहां लगता था पुलिस आज भी हाजिर हो जाती थी। तो पुलिस का मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। सबसे बड़े सपोर्ट जनता का रहा। मैंने पहले भी कहा था कि जो जहां था वहां से सपोर्ट रहा। जो यहाँ पे हैं उन लोगों ने हमारे को बहुत सपोर्ट किया, घर तक सपोर्ट किया।
बच्चियों ने सपोर्ट किया, बच्चों ने सपोर्ट किया, घर में परिवार ने सपोर्ट किया, हमारे जो छोटे बच्चे थे बच्चों ने सपोर्ट किया। कभी उन्होंने हमसे शिकायत नहीं की कि आपने हमें समय नहीं दिया, हमें रोटी नहीं मिली हमें। तो बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, पूरे पूरे दिन बेगर खाए रह जाते थे, लेकिन कभी नहीं उन्होंने उफ तक नहीं किया कि मैंने खाना नहीं किया। तो सबसे जरूरी था कि बच्चे उतने बड़े नहीं थे लेकिन फिर भी सपोर्ट किया। तो हमें हर तरह से सपोर्ट मिला, और सबसे बड़ा सपोर्ट अगर कहिए तो हमें जनता से और पुलिस से मिला। हाँ जी, बिल्कुल। आशा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इतना कुछ हो गया, पर ऐसा लगता नहीं कि कुछ भी बदला है। आए दिन रेप की इतनी खबरें आ रही हैं। हाथरस का केस ले लीजिए, हापुड़ का ले लीजिए, उन्नाव का केस ले लीजिए। आपको क्या लगता है कि क्या उपाय किए जाएँ जिससे ये जड़ से ही ये प्रॉब्लम रेप वाली खत्म हो जाए? तो क्या उपाय हमें करने चाहिए इसके लिए? देखिए, इसका दोषी या जिम्मेवार एक आदमी नहीं है, एक संस्था भी नहीं है। अगर हम कहें कि नहीं सरकार जिम्मेवार है तो सरकार भी जिम्मेवार नहीं है। अगर इसमें सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी से काम करना हो। सबसे जरूरी है कि हमें दिखाया जाता है कि नहीं, सजा है, कानून है। जब घटना होती है, बहुत सारे डिबेट होते हैं, चैनलों पे होते हैं, संस्थाओं में होते हैं, लेकिन उसके बाद सब ठंडा हो जाता है। जो हमारा कानून व्यवस्था है, कहीं भी एक प्रतिबद्ध समय नहीं है कि नहीं इतने समय के अंतराल में हाई कोर्ट से निकलेगा, लोअर कोर्ट से निकलेगा। तो कहीं ना कहीं हम यहीं पे मार खा जाते हैं। बहुत ऐसे केसेस सामने जो आती हैं कि क्राइम हो जाता है, बच्चियां मर जाती हैं, बच्चियों को जला दिया जाता है, लेकिन उनको अरेस्ट करने में, उनके खिलाफ एफआईआर करने में, उनके चार्जशीट करने में 4-4 साल निकल जाते हैं। और इसी बीच में वो बेल पे निकल जाते हैं, किसी न किसी बहाने से वो छूट जाते हैं, फिर दोबारा क्राइम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है, यहाँ पे बहुत बड़ी कमियां है। दूसरी, आपने देखा होगा कि आप हमसे भी पूछ रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो जो इस केस, अपने केस में जो हमें संघर्ष करने को मिला, तो कहीं ना कहीं उसका जवाब भी हमें मिलता गया। जैसे घर वाले हैं, चाहे कुछ भी हुआ हो, वो कह रहे हैं कि हमारा बच्चा निर्दोष है। तो जब तक वो मुजरिम है, हम उनको रियलाइज नहीं कराएंगे कि नहीं उसने गलती किया है। कोर्ट में है, जब हेयरिंग चलती है, कोर्ट को पता है, जज को पता है, सबको पता है, वकील को पता है कि नहीं गलत हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि सबूत नहीं है। तो सबूत क्यों नहीं है? क्योंकि थाने से ही गड़बड़ हो गई है, पोस्टमार्टम से ही गड़बड़ हो जाता है, मेडिकल जो होता है उसमें गड़बड़ हो जाता है। तो ये सारी की सारी जो हमारी व्यवस्था है, चाहे मेडिकल व्यवस्था है, चाहे पुलिस व्यवस्था है, चाहे सबसे बड़ी हमारी न्याय व्यवस्था है, जो हमारी, जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं, उसकी जिम्मेवारी है कि जो भी हमारी व्यवस्था है वो अपनी जिम्मेवारी से काम करे। क्योंकि मैं अपने केस के दौरान बहुत कुछ देखा है, खास करके जब इनकी फांसी की डेट पड़ रही थी, जो हमारे राज्यों के आर्टिकल होते हैं, जो आर्टिकल है, जेल मैनुअल है, उसमें तो कहीं विक्टिम का नाम ही नहीं है। उनका अधिकार है कि उनको अंतिम सांस तक उनको मौका दिया जाए। हम विक्टिम होके हम इंतजार कर रहे हैं कि उनका अधिकार खत्म हो और उनको सजा मिले, हमें इंसाफ मिले। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो रहा है तो हमारी व्यवस्था कमी है। हमारा सबसे मेन एक यही कहना है कि जो भी रेपिस्ट है या बच्ची है दुनिया में नहीं है, अगर उसने रेप किया है, अगर उसके खिलाफ प्रूफ हो गया है, तो किसी कीमत पर उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। आजकल ऐसा ही हो रहा है, 2 महीने 4 महीने वो रहते हैं न, किसी लोअर कोर्ट से नहीं मिला, हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट से बेल मिल गया, आके घर वालों को धमकाते हैं, केस वापिस ले लो, बच्ची अगर जिंदा है तो उसको जिंदा जला देते हैं, उसका एक्सीडेंट करवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार जो है हमारी न्याय व्यवस्था है।
बिल्कुल आशा जी, और सारे दर्शक आपके साथ हैं। बीच बीच में जो कमेंट्स आ रहे हैं मैं उन्हें पढ़ रही हूँ, वे आपसे बिल्कुल सहमत हैं। आशा जी, अभी मैं एक डेटा देख रही थी जिसमें ये था कि 32,000 रेप के केसेस आए पिछले साल। इसका हम्म। मतलब है कि 81 केसेस एवरी डे, 88 केसेस एवरी डे के एवरेज से आए हैं। और कुछ केसेस तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जिसमें कि बेचारी बच्चियां पेरेंट्स को शायद बताती हैं या नहीं भी बताती हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं नहीं, समाज में बेइज्जती हो जाएगी या बेटी का कल के दिन फ्यूचर खराब हो जाएगा, तो वो सामने नहीं आना चाहते। फिर ऐसी बच्चियां अपने साथ कुछ भी कर लेती हैं। तो इन ऐसे पेरेंट्स के लिए, ऐसे बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, यही तो हम मार खा जाते हैं, यही तो हम उनको बढ़ावा दे देते हैं कि जैसे थोड़ा सा उसने गलती किया, पीछा किया, कुछ किया तो घर वाले कहते हैं कि छोड़ो, जाने दो, बेइज्जती होगी, क्या बोलना है। लेकिन कल को जाके वो उसके साथ गलत कर देता है या जला देता है या एसिड डाल देता है, फिर थाने के चक्कर लगाते हैं कि हमारी पुलिस ने मदद नहीं किया। आपने अपनी मदद खुद नहीं किया, आपने अपनी बच्ची की मदद नहीं किया। कुछ भी होता है कम से कम आप रिपोर्ट कराइए, थाने में जाइए, थाने में नहीं हो रहा है उससे ऊपर जाइए, कोर्ट में जाइए। कोई चीज आसान नहीं है, लेकिन मैं ये कहती हूं कि देर है अंधेर नहीं है। कहीं तो सुनवाई होगी, कुछ तो होगा। लेकिन अगर आप घर में चुपचाप बैठ जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप खुद जिम्मेवार हैं कि आप दूसरे के लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि नहीं भाई, हम तो चुपचाप बैठ गए, आप करो। तो एक मैं ये भी कहूंगी कि कहीं ना कहीं हम समाज, हम खुद माँ बाप भी इस क्राइम के जिम्मेवार हैं। क्योंकि आज भी अगर केस होता है तो लड़की को ही जिम्मेवार माना जाता है, घर में बैठा दो, पढ़ाई छोड़ा दो। लेकिन लड़का तो करके आराम से वो घूम रहा है। लड़की को कहते हैं कि नहीं, तुम रात को क्या कर रहे थे, अरे उससे भी पूछो ना कि वो 12 बजे रात को वहां क्या कर रहा। तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं जो मुजरिम है, चाहे उनके घर वाले हों, कहीं ना कहीं जो गलत किया है उसको रियलाइज कराना बहुत जरूरी है कि नहीं, उसने गलत किया है। आज के समय में, आज के डेट तक ये शब्द कोई नहीं उठाता है कि नहीं, उसने अगर गलत किया तो क्यों किया। उल्टे ये उठाया जाता है कि वहां क्या कर रही थी। कई बार ये भी बयान आ जाते हैं कि वो छोटे कपड़े पहनते हैं, वो सज धज के जाते हैं। अरे हाँ, सबका अपने अपना एक अधिकार है, जीने का अधिकार है। भगवान ने अगर दिया है कि नहीं, हम कपड़े पहने, हम अपना मेंटेनेंस करें, तो हमें अधिकार है, हमें करना चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हम रात में घूमने गए या हम कपड़े छोटे पहन ले तो उठा के आप रेप कर दो। आपको किसने अधिकार दिया है? तो कहीं ना कहीं हमारा समाज भी इसका जिम्मेवार नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा आंसर। और फिर वही सारे कमेंट्स आ रहे हैं जो आपके आंसर को सपोर्ट करते हैं, आपसे सहमत हैं। आशा जी, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे कानून के ऊपर है कि 2013 में, 2012 में जब ये घटना घटी, 2013 में क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम में कुछ रिफॉर्म किया गया, कानून में कुछ अमेंडमेंट किए गए, रेप की परिभाषा को, उसकी डेफिनेशन को एक्सपैंड किया गया, रेप की सजाओं को भी स्ट्रिक्ट किया गया। 2018 में फिर से एक अमेंडमेंट आया। इस अमेंडमेंट में 12 साल से छोटी बच्ची के साथ अगर रेप होता है तो उसके आरोपी को 20 साल तक की सजा और फांसी की सजा तक भी उसमें दी जा सकती है। और जुवेनाइल एक्ट में भी चेंज आया कि अगर आपका जो आरोपी है वो 18 साल से छोटा है, तो अगर उसका क्राइम बहुत ही हीनियस है, बहुत सीरियस है, तो कोर्ट को ये अधिकार होगा कि वो उसको एडल्ट तक ट्रीट कर सकते हैं। तो और आपके आप क्या चेंजेस और आना चाहेंगे कि कानून में आए? और ये मेरा देखिए, दर्शक है। सबसे जरूरी है कि जो भी आपने बताया सब कुछ हुआ, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं उसको फॉलो करूँ। लेकिन आप ये बताइए कि 18 में ये कानून आया था कि जो बच्ची के साथ छोटे 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप होगा तो उसको फांसी हुई। तो आप ये भी आंकड़ा लगाइए कि 18 से 20 तक कितने 2-2, 3-3 साल के बच्चियों के साथ, जो जब 18 में कानून आया था वो 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था। क्या उस मुजरिम को फांसी हो गई? जो 2-2, 3-3 साल बच्चियों के साथ रेप हुआ है उनको फांसी हुई है?
उनका तो पता ही नहीं है कि केस कहाँ है। तो सबसे अगर जरूरी बदलाव की जरूरी है, ठीक होने की जरूरी है, तो हमारी कोर्ट। आप देखिए, इस सर्दी के मौसम में 1 महीने की छुट्टी हो जाएगी, गर्मी के मौसम में 1.5 महीने की छुट्टी हो जाएगी। यहाँ तो हर 1 घंटे में, हर आधे घंटे में रेप होते हैं। 10-20 साल में एक मुजरिम को फांसी हो जाएगी, एक केस में फांसी हो जाएगी। 20 साल में रेप तो हर घंटे में हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, जो कोर्ट की हालत है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कोर्ट में मान लीजिए, आप कोर्ट में फांसी बना के कागज में रख दिए कि नहीं, 12 साल की बच्ची के साथ रेप होगा तो फांसी होगा, लड़की के साथ रेप बलात्कार होगा तो उसको फांसी होगा। अगर उसकी ट्रायल ही 10 साल में पूरी नहीं होगी तो वो वैसे ही वो अच्छा, ये भी लिखा है कि अगर 10 साल किसी को लोअर कोर्ट से फांसी सुनाई गई है और 10 साल में उसको फांसी नहीं दी जाती है, तो वो फिर उसका अधिकार है कि वो याचिका लगा के वो अपनी फांसी को माफ करवा सकता हो। तो ये गलती आपकी है ना कि आपने कोर्ट में 10 साल लगाया क्यों? आप 10 साल से पहले इसको निपटाइए। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि फांसी की सजा तो सुना दी जाती है, फांसी की सजा कागज में है भी, लेकिन फांसी देने का इनका विचार नहीं होता है। 10 साल 20 साल लटका देते हैं लोग, कोई मर जाता है, कोई भूल जाता है, कोई थक के बैठ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी व्यवस्था की कमी है, कानून की कमी नहीं है। कानून जो है वो पर्याप्त है, अगर उस पे भी सही मायने में काम हो तो। बिल्कुल, जैसे आप ये निर्भया केस में देखिए, सब कुछ बिल्कुल साफ था, मुजरिम इतनी जल्दी पकड़े गए थे, उसके बाद भी 7 साल लग गए। 7 साल 3 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है। बिल्कुल, हम आपसे सहमत हैं आशा जी, थैंक यू सो मच। आशा जी, माँ, विदेश की माओ के लिए, बेटों की माओ और बेटियों की माओ के लिए, आपके लिए आपका क्या संदेश होगा? क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? देखिए, हमारे लिए बेटा हो या चाहे बेटी है, दोनों बराबर है, और हम सबको यही समझना चाहिए। सबसे जरूरी है कि चाहे बेटा है चाहे बेटी है, हम उनको समान संस्कार दे, समान शिक्षा दे। जिस तरह से हम अपने बेटी को बचपन से ही कहते हैं कि नहीं, तुमको दूसरे के घर जाना है, तुमको ये इतने समय तक घर बाहर नहीं रहना चाहिए, तो यही चीज कहीं ना कहीं हमें अपने बेटों को भी जरूरत है कि हम उनको दें, बताएं। उनसे भी हम पूछें कि नहीं, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्योंकि आज की समय क्या मांग है कि हम ये सवाल करें। क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाती है। तो जरूरी है कि हम अपने बेटी को भी सशक्त बनाएं, उस लायक बनाए कि वो अपने आप को सक्षम बने, सक्षम से रहे, अपनी सुरक्षा करे। लेकिन सबसे जरूरी है कि हमारा जो हम महिला सशक्ति के नाम पे जो हम काम कर रहे हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो हमें तो लगता है कि अब पुरुषों को सशक्त करने के लिए अवेयरनेस की जरूरत है कि वो सशक्त हों, कि जिस तरह से अपने घर में अपने माँ बेटा बेटी या जिसको मान सम्मान करते हैं, बाहर भी उनके साथ भी वैसा व्यवहार करें। और मैं सबसे जरूरी है हम माँ बाप को कि अपने बच्चों में फर्क ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को खुद कमजोर करते हैं। एक बात और भी मैं यही बच्चों से भी, लड़कियों से भी, लड़कों से भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी समस्या है, घर में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, आप अपने घर में अपने माँ बाप से बताइए। माँ बाप का भी हमारा धर्म बनता है कि हम अपने बच्चों के साथ समय समय दें, जो भी हमारे पास समय है हम उनको समय दें, उनको टटोलो कि आखिर ये किस समस्या से जूझ रहे हैं, क्या तकलीफ है, क्या ये करना चाहते हैं। आजकल देख रहे हैं कि छोटे छोटे चीजों के लिए कॉलेजों में कहीं भी लड़कियां फांसी लगा लेते हैं, लड़के फांसी लगा लेते हैं। नंबर नहीं आया तो फांसी लगा लिए, फेल हो गए तो फांसी लगा लिए। तो हर समस्या का समाधान फांसी नहीं है। तो हमें इस पे बात करना चाहिए, हमें बड़ों को भी बात करना चाहिए, बच्चों के साथ बैठ के बात करना चाहिए
हम प्रोग्राम करते हैं, उसमें भी हमारे पास बच्चे आते हैं, हमें उनसे भी बात करना चाहिए कि फांसी एक समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान हम खुद निकाल सकते हैं, उससे बात करके, जो तकलीफ है उससे लड़ करके। बिल्कुल, बहुत बाकी हमारे बच्चे, हमारे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, आप सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ और अपनी शुभकामनाएं देती हूँ कि मैं तो एक माध्यम हूँ, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हमको भी जोड़े रहिए कि हम सब मिलके एक अच्छा बिल्कुल। माहौल लाएं। कहना मुश्किल है, बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि हमने तो रात दिन देखा है, लेकिन निराशा दिखती है, लेकिन हम लोग अपनी कोशिश करते रहेंगे, कहीं ना कहीं कोशिश काम आएगी और एक दिन जरूर हम सफल होंगे। हाँ जी। नमस्कार। इसी बीच में पता है आपको 3-4 लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछा है कि आप अगर देखें तो रेपिस्ट जो होते हैं मैक्सिमम वो जानने वाले लोग होते हैं। ये मैक्सिमम फैमिली मेंबर होते हैं, तो इस समस्या का क्या, मुझे लगता है इसका आंसर जो आपने अभी दिया, मुझे तो मेरी समझ में तो वही लगता है कि घर में औरतों को, माओ को ही समझाना पड़ेगा अपने बच्चों को, उनको संस्कार देने पड़ेंगे। तो आई थिंक थोड़ा सा मैं आपसे भी जानना चाहूंगी इसके बारे में, ये जो क्वेश्चन दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, मैं तो यही यही कहूंगी कि चाहे घर है और चाहे बाहर है, अगर किसी ने रेप किया है और रेपिस्ट है, तो वो रेपिस्ट रेपिस्ट है, उसको सजा मिलनी चाहिए। घर, चाहे घर का भाई ही क्यों ना हो, हमारा पति बिल्कुल, ही क्यों ना हो, हमारा ससुर क्यों ना हो, हमारा बाप क्यों ना हो, लेकिन अगर वो बेटी के साथ रेप करता है तो बाप कहाँ से हुआ? तो रेपिस्ट रेपिस्ट है और सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया। आशा जी, मुझे पता है शायद एक भी पल ऐसा नहीं होगा जब आप ज्योति को याद नहीं करती होंगी। तो नहीं, दर्शक जानना चाहते हैं कि कोई ऐसी याद जिसको याद करके आपके होठों पे मुस्कुराहट आ जाती हो। ज्योति पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मैंने एक इंटरव्यू आपका देखा, 200 में से 200 नंबर उनके आए। सो इतनी होशियार थी वो। कोई ऐसी बात आप शेयर करना चाहेंगी जिसे सोच सोच के आपको मुस्कुराहट होठों पे आती हो? देखिए, अब तो शायद वो चीज ही भूल गई हमको कि मैं उनके बारे में सोच करके हंसूं, क्योंकि जो चीजें हमारे सामने से गई है, 7 साल में वही चीजें याद रही। अगर आप 7 साल के 2012 से अब तक का एक एक चीज पूछेंगे, हम कहाँ गए, कैसे लड़े, हम एक एक चीज बता देंगे, लेकिन इन 7 साल में हमें कभी ये ध्यान नहीं आया, क्योंकि जब वो उनके साथ घटना हुई थी वो 23 साल की थी। 23 साल में बहुत सारी खुशियां आई होंगी, बहुत सारे ऐसे समय आए होंगे, हम खुश होंगे, लेकिन अब वो दिन शायद लाइफ में कभी आएगा नहीं। लेकिन वो बचपन से ही मैंने, उस टाइम हमें समझ नहीं आता था, लेकिन अब जब मैं सोचती हूँ तो लगता है कि नहीं, उनका कुछ अलग सा व्यवहार होता था। पढ़ने में बहुत होशियार थी वो। किसी से, सबसे तो ये था कि किसी से झगड़ा करना नहीं चाहती कि मैंने, कोई बात है हम लड़ाई करें। उनका यही था कि हम बात करके उसको ठीक कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता था जब वो देहरादून पढ़ती थी, तो एक उनको आदत थी, जैसे कि होता है, कोई तकलीफ होता है, चाहे कोई बात का टेंशन होता है, तो आदमी, तो उस बीच में उनको खुद भी और दूसरे को भी हंसाने की आदत थी। कुछ भी अचानक से बोलना, या कि मैंने लोग, जैसे लगता था कि उनको गम छूता ही नहीं है। हम 5 जने परिवार में थे, बहुत खुश रहते थे, 3 बच्चे थे और भाइयों में वो बड़ी थी। तो जैसे लगता था कि मैंने सबको जोड़ के रखती थी। कई बार हमसे तो थोड़ा सा, तीनों बच्चे थोड़े डरते थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा
प्यार के साथ साथ मैं सख्त रहती थी, तो कुछ भी होता था तो पापा के पास जाती थी। तो पापा से वहां से कहेंगी तब मेरे पास आएंगी, तो पापा से उनका थोड़ा सा ज्यादा था लगा। कभी कभी देहरादून से आती थी तो छुप दरवाजे के पीछे छुप जाती थी, और जब उनके पापा आएंगे ऑफिस से तो एकदम से हाउ बोल के खड़े हो जाएंगे आगे। तो ऐसे छोटे छोटे चीजें होते थे, खुश होते थे हम। लेकिन अब तो उस चीज को भी सोच के तकलीफ होती है। लेकिन आशा जी, हमारे दर्शकों में बहुत सारे मेल इसको देख रहे हैं और मुझे इतनी खुशी हो रही है, वो इसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आप जो बोल रही हैं, much all the wonderful men who are watching our show, because we can only be empowered when you will empower us, enabling us and empowering us. Thank you so much. आशा जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लड़की औरतों को अपने अंदर कौन सी एक चीज ऐसी है जो बदलनी चाहिए अपने आप को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए? तो हमें क्या ऐसा एक बदलाव लाना जरूरी है अपने अंदर? देखिए, आप लोग पढ़े लिखे हैं, इसके बारे में तो आप जान सकते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि चाहे हम अपने ससुराल में हो, घर में हो, खास करके ससुराल अपने माँ बाप के पास तो हमारा बचपना गुजरता है, लेकिन अगर ससुराल में हम हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं हम अपना परिवार तोड़े, किसी से झगड़ा करें। लेकिन एक हमारा अपना जो अस्तित्व है, हमें उसके उसके साथ समझौता नहीं करना चाहिए। हमें लगता है कि नहीं हम ज्यादा टॉर्चर हो रहे हैं या हमारे साथ ज्यादा जास्ती हो रही है, तो हमें अपने लिए लड़ना चाहिए, अपने लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए, समझौता नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें नहीं लगता है कि कोई माँ या कोई पत्नी चाहती है कि हमारा परिवार टूटे, हमारा बच्चे को तकलीफ हो। तो हमें ऐसी चीजें कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा इतना जरूर होना चाहिए, हर महिला के अंदर होना चाहिए कि हमारा एक अपना अस्तित्व है, हमारी एक जिंदगी है। तो हम अपने परिवार के साथ खुश रखने के साथ साथ हम अपने आप को खुश रखें और अपने अधिकार के लिए हम समझौता ना करें। बहुत ही अच्छी आपने बात। आरएल आदित्य ने अभी भी पोस्टर पढ़ा, उन्होंने कमेंट डाला कि हर स्ट्रीट में हमें एक पोस्टर लगा देना चाहिए जिसमें रेप के अगेंस्ट क्या सजाएं हैं वो हमें दिखा देनी चाहिए, लिखना चाहिए, ताकि लोग इस कार्य को करने उसको, इस मैसेज को हमें बार बार रीइंफोर्स करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच आदित्य फॉर दिस। अब मेरा आपसे एक सवाल और है आशा जी। स्कूल में हम बोलते हैं कि गर्ल्स को शिक्षा में बताया जाए, बट मुझे लगता है कि गर्ल्स के बॉयज को भी, हमें सभी को, सारे सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताना चाहिए। तो आपको क्या बिल्कुल। लगता है स्कूल में? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। गर्ल्स को ही नहीं बल्कि बॉयज को भी बताने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो वहीं से होती है। लेकिन एक बात और भी है, जैसे आपने कहा कि आदित्य ने, किसी ने पूछा कि हमें लगा देना चाहिए, तो बहुत सारे कई बार ऐसे भी केसे आ रहे हैं कि आपसे कोई, आप साथ रह रहे हो या कॉलेज में हो, कैसे भी हो, कोई कारण बस भी अगर आप झूठ मूठ का किसी पे केस थोप दिए और उनको सजा हो गई या जेल हो गया, तो ये भी गलत है। हम एक नागरिक होने के नाते जितना हमें बच्चियों से प्यार है, जितना महिलाओं से प्यार है, उतना ही तो हमको बच्चों से भी प्यार है। बच्चे भी तो हमारे हैं, जैसे बेटियां हैं वैसे बेटे भी तो हमारे हैं। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर किसी महिला ने किसी पुरुष को अपने फायदे के लिए अगर उस पर थोप दिया कि नहीं इन्होंने हमारे साथ रेप किया या हमारे साथ गलत किया, तो जो सजा पुरुष को बलात्कार में रेप में मिलती है वही सजा उसको भी मिलनी चाहिए।
क्योंकि कई बार मैं कई मंच पे जाती हूँ तो कई लड़के हमसे सवाल करते हैं कि आंटी हम आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि अगर हमें कोई केस में झूठा फंसा देता है तो हम उनका क्या होना चाहिए। हमने कहा कि अभी आपने पूछा कि बाप या भाई होता है, लेकिन वो गलती तो किया तो गलत है। तो उसी तरह अगर किसी महिला ने किसी पुरुष को अपने फायदे के लिए फंसा दिया या गलत तरीके से फंसा दिया, उसने कुछ नहीं किया है, तो उस महिला को भी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बोला आपने आशा जी। आशा जी, अब मैं श्रुति को बुलाना चाहूंगी। शेफाली, क्या आप श्रुति को लाइव ला सकते हैं? हाय श्रुति। हाय। हेलो। सो श्रुति आशा जी की बेटी से भी बढ़कर है, मैं कहूंगी, क्योंकि श्रुति उनके संघर्ष में साथ में रही और उन्हें हमेशा आशा दी उन्होंने, और जस्टिस की पूरी लड़ाई में श्रुति साथ में थी। और उनकी ये जो ट्रस्ट है, निर्भया ट्रस्ट, श्रुति उनमें काफी हेल्प करती है आशा जी को। तो श्रुति, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस ट्रस्ट के बारे में, हमारे दर्शकों को वुमेन विद विंग्स के प्लेटफॉर्म के माध्यम। श्रुति बीमार तो नहीं है? नहीं नहीं तो आप ऐसे क्यों दिख रहे हो? इस रूम रोशनी कम है मम्मी, और कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है हम। ठीक। हाँ जी श्रुति, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि निर्भया ट्रस्ट के बारे में आप हमें बताइए। अगर किसी को इसकी हेल्प चाहिए, गाइडेंस, तो वो कैसे अप्रोच कर सकता है? कोई वेबसाइट है आपकी, कोई फोन नंबर है जहां हमारी बच्चियां या कोई भी बच्चे, कोई भी जिसको भी सपोर्ट चाहिए, तो आपको मतलब उसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं इस माध्यम से? जी बिल्कुल। 2013 में निर्भया ज्योति ट्रस्ट फाउंडेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसके मतलब बद्रीनाथ जी और आशा जी दोनों इसके संचालक हैं। पहले हम लोग इसके थ्रू अपने 16 दिसंबर के इवेंट को चलाते थे। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज आते थे वो इसी के थ्रू आते थे। 2017 के बाद से काफी तेजी आई थी इसके काम में। अभी चूंकि केस खत्म हो चुका है, निर्भया ज्योति ट्रस्ट के द्वारा हम जो काम करना चाहते हैं वो है